हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या करते हैं, जो हमने पढ़ा उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जितने जितने क्वेश्चन उसमें आए जो यूपीएससी में या फिर स्टेट पीसीएस में पूछे जा सकते हैं। अगर यूपीएससी का एग्जाम शेड्यूल है, हो सकता है राष्ट्रपति से कुछ क्वेश्चन आ जाए। यूपीएससी में अगर पॉलिटी से अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें प्रोबेबिलिटी है कि राष्ट्रपति से एक नया क्वेश्चन होगा ही। बहुत अच्छा चांस होता है उस क्वेश्चन आने का। तो आपके लिए भी यूजफुल हो सकता है। जो मेरा क्वेश्चन का सेट है, 15 क्वेश्चन का सेट, उसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। डिस्कस करते करते पीछे का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था तो धीरे धीरे रिवाइज करते हैं। अगर एक और राष्ट्रपति बनेगा तो कितने दिनों तक भारत का राष्ट्रपति रह सकता है? ये सब आसान सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। सबको पता है कि भारत में राष्ट्रपति जो एक बार बनता है वो कितने दिनों के लिए बनता है? 5 साल के लिए बनता है। 6 वर्ष के लिए भारत में कौन ऐसे पद है जिनका निर्वाचन एक बार 6 वर्ष के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो 6 साल के लिए निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए निर्वाचित होते हैं। ये एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। समय अवधि निर्धारित नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। तो राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के लिए होता है, ये हमें पता। राष्ट्रपति के अलावा और कौन कौन से पद होते हैं जो 5 वर्ष के लिए होते हैं? तो सबको पता होगा, प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राज्य का मुख्यमंत्री, मुखिया वगैरह, इन सब का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने दिनों तक का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है। तो पहला सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बहुत ही आसान सवाल था। तो अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल हम लोगों का क्या है कि राष्ट्रपति किसे त्याग पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा देता है? मगर अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल तक का होता है? 5 वर्ष तक का होता है। मगर अगर राष्ट्रपति चाहे कि उसे बीच में त्याग पत्र देना है, उसे अपने पद से इस्तीफा देना है, तो किसे अपना इस्तीफा सौंप सकता है? तो ये इस सवाल का आंसर होगा, हम लोग ने पढ़ा था राष्ट्रपति चैप्टर में कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है किसको? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। ये वाला याद कर लेना। अब एक चुनाव हो सकता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि भारतीय सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जब कोई भी प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करता है तो राष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले जाना जाता है कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान का संवैधानिक प्रमुख होता है। और दूसरा, वो भारत की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। और तीसरी बात जो राष्ट्रपति के बारे में सब जानते हैं कि वो भारत का पहला नागरिक होता है। तो ये 3 चीजें राष्ट्रपति के बारे में नॉर्मली सब जानते हैं। तो वही सवाल है कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति। तो ये सवाल हम लोगों ने करा था, आसान सा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? ये हम लोग पढ़े थे, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कैसे होती है। अगर कॉन्सेप्ट को देखना है तो अगले वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया था राष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे लाया जाता है। तो राष्ट्रपति के कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो इस सवाल को हम देखते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, एक सेकेंड में बता देते राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता और राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे। राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति का चुनाव उसमें जनता भाग लेती है, अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं भाग लेती है, जनता अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है।
जनता प्रत्यक्ष रूप से कैसे भाग लेगी? जैसे जनता, हम लोग, जनता कैसे, किसको वोट देता है? जनता वोट देता है, सांसद को वोट देता है, विधायक को वोट देता है। तो राष्ट्रपति को कौन कौन चुनता है? राष्ट्रपति को विधायक चुनता है और संसद से मिलकर चुनता है, विधायक सांसद से मिलकर चुनता है। तो विधायक सांसद को कौन चुन रहा है? जनता चुन रहा है। तो जनता प्रत्यक्ष रूप से न चुनकर जनता क्या कर रही है? अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुन रही है। तो जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है एक निर्वाचक मंडल द्वारा। इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है? इस निर्वाचक मंडल में जनता द्वारा चुना गया सदस्य होता है। इस निर्वाचक मंडल में जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है उसमें होता है लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, और दूसरा होता है, एक पहला हो गया, दूसरा होता है राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। और विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। और तीसरा हो गया केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जिसमें कि दिल्ली, उसके बाद कौन होगा? जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी। इन तीनों जगह के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे लोकसभा का निर्वाचित सदस्य कौन हो गया? सांसद, जिसको हम क्या करते हैं? चुनाव में मतदान करते हैं, वो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य हो गया। तो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य किसको चुनती है? राष्ट्रपति को चुनती है। तो जनता क्या कर रहा है? जनता चुना लोकसभा के सदस्य को और लोकसभा का सदस्य चुना राष्ट्रपति को। मतलब जनता ही अल्टीमेटली चुन रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुन रहा है। दूसरा राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी का निर्वाचित सदस्य क्या करता है? वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो अब हम उस प्रश्न को देखते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से आधे घंटे में समझाया हुआ है। तो अगर आपको अच्छे से समझना तो वो वाला लेक्चर देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो ज्यादा टाइम नहीं ले सकते। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, इसको 1 मिनट के लिए रहने देते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी भाग लेती थी राष्ट्रपति के निर्वाचन में। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब ये भी भाग लेती है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ये भी भाग लेती है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और लोकसभा के भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसका मतलब राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। क्यों भाग नहीं लेते? तो ये हमने बताया था कि भारत में कितने, भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जो कि राष्ट्रपति को चुन सकते हैं जिनके पास अपना विधान परिषद है। मतलब कि अभी तक भारत में 6 ऐसे राज्य है जिनके पास विधान परिषद है। वही 6 राज्य कौन कौन है? वही 6 राज्य है, एक बिहार, दूसरा यूपी, तीसरा कर्नाटका, चौथा महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, अगला तेलंगाना। यही 6 राज्य है जिनके पास अपना विधान परिषद है। मगर हमारे संविधान में क्या वर्णन किया गया है कि सभी राज्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में बराबर की हिस्सेदारी मिलना चाहिए। अगर हम विधान परिषद के सदस्य को भी राष्ट्रपति चुनने में हिस्सेदारी दे दे तो क्या होगा? इन 6 राज्यों को ज्यादा शक्ति मिल जाएगी राष्ट्रपति चुनने में। तो फिर संविधान में लिखा हुआ बराबर की हिस्सेदारी होना चाहिए, क्या हो पाएगा? गलत साबित हो जाएगा। इसी कारण राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनने में योगदान नहीं देना पड़ता। तो इसका ऑप्शन है ये वाला सही है। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं? तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये अध्यादेश अभी बचा हुआ है पढ़ाना, अध्यादेश हम पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। तो इतना जान लेते हैं कि राष्ट्रपति अध्यादेश, राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल 123 के तहत लागू होती है। अगले लेक्चर में हम राष्ट्रपति का अध्यादेश पढ़ेंगे, ये बचा हुआ। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन से देश के समान शक्ति और कार्य है? जो भारत की राष्ट्रपति की शक्ति है वो शक्ति कौन से देश के राष्ट्रपति के पास है जो उससे बराबर शक्ति है? एक ऑप्शन है आपका चीन का राष्ट्रपति, तुर्की का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति, ब्रिटेन का राष्ट्रपति। कभी कभी क्या होता है यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करने में कि हमें चारों देश के, जैसे जो पूछा किस देश के राष्ट्रपति के समान शक्ति है, मतलब इसमें से क्या होगा? एक ही ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको जैसे तुर्की के राष्ट्रपति के बारे में नहीं पता तो उसकी शक्ति क्या क्या है और तुर्की का राष्ट्रपति काम कैसे करता है, और हमको चीन, 1 मिनट के लिए मान लो कि चीन के राष्ट्रपति के बारे में भी नहीं पता कि चीन के राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्ति है, वो भारत के राष्ट्रपति से कैसे अलग है, क्या उसकी शक्ति भारत के राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में है। तो इस स्थिति में क्या होता है ना कि एलिमिनेशन टेक्निक काम करता है कि गलती होती है ना, सही एक ही है तो गलती से, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में 1 मिनट के लिए पता, अमेरिका क्या है? अमेरिका में सारे काम राष्ट्रपति करते हैं। वहाँ का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख नहीं होता है, बल्कि देश के सारे काम राष्ट्रपति द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे भारत में जो प्रधानमंत्री की स्थिति है वो अमेरिका के राष्ट्रपति की स्थिति है। इतना हमें पता। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। क्वेश्चन क्या करता है? भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी देश की समान शक्तियां? अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्ति कैसे मेल करती? भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति से अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्ति मेल करती। ये तो गलत हो गया ऑप्शन। और दूसरा देखो, चीन के राष्ट्रपति की शक्ति वही है जो भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति, जो अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्ति है। हमें तुर्की के राष्ट्रपति के बारे में सही में नहीं पता, मगर सॉल्व देखेंगे कैसे। लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि ब्रिटेन की महारानी जो है वो, उसकी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के बराबर है।
जैसे कि ब्रिटेन की महारानी क्या है, वो ब्रिटेन की पहली नागरिक है, वो ब्रिटेन की संवैधानिक प्रमुख ही कह लो, क्योंकि ब्रिटेन में तो वैसे कोई लिखित संविधान नहीं है, ब्रिटेन का संविधान मौखिक है, मगर ब्रिटेन की संवैधानिक प्रमुख जो है ब्रिटेन की महारानी। जैसे कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है, भारत का राष्ट्रपति। इसकी सारी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के समान ही है। मतलब कि भारत का जैसे कि भारत में कोई क्या बोलेंगे, कोई विधेयक पास होता है, उसको राष्ट्रपति की साइन करना होता है, तो उसमें भी ऐसा होता है कि ब्रिटेन की महारानी को भी राष्ट्रपति जैसा सारा विधेयक साइन करना पड़ता है। लेकिन भारत का राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल के सलाह के कुछ नहीं कर सकता, अपने दम पे कुछ नहीं कर सकता। उसी तरह ब्रिटेन की महारानी भी बिना मंत्रिमंडल के सलाह के कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पे क्या हो गया, भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटेन की महारानी की शक्ति क्या हो गई, सेम हो गई। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके निर्वाचक मंडल के निम्नलिखित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। हमने अभी पढ़ा था निर्वाचक मंडल में कौन कौन से व्यक्ति होते। तो क्या सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके निर्वाचक मंडल, मतलब निर्वाचक मंडल के कौन से सदस्य द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते थे राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होता था, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। विधान परिषद का सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते थे तो नहीं लेते थे, ये वाला ऑप्शन क्या हो, गलत हो गया। दिल्ली और पुडुचेरी के एनसीटी की विधानसभा, तो लिखे थे ना हम लोग, दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते, तो इसका आंसर नीचे हमने लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी। इसका आंसर होगा जैसे कि ऑप्शन ए 1, 2 and 3, ऑप्शन बी 2 and 4, या फिर ऑप्शन सी 1, 2 and 4, या फिर ऑप्शन डी 1, 3। इसमें से आप सुनकर बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन 1 सही है। तो हम कैसे एलिमिनेट करेंगे कि जिस ऑप्शन में ऑप्शन 1 नहीं होगा उसको काट देंगे, वो तो 100% गलत हो गया। अब देखते हैं, अब हमारे पास बच गया 1, 2 and 3, या फिर 1, 2 and 4 में से कोई, ये दोनों में से जो होगा वो सही होगा। अगला क्या कहता है, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो जिसमें मतलब ये भी सही है, राज्यों की विधानसभा क्या होता था, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता था, हमने बताया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, तो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, दूसरा विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी का निर्वाचित सदस्य, ये सब भाग लेते थे। तो सवाल में यही है ना, संसद के दोनों ये होंगे, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब ऑप्शन 2 भी सही है। तो जिसमें ऑप्शन 2 नहीं होगा वो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, मतलब दोनों में ऑप्शन 2 है। तो आगे देखते हैं, अगर मान लो इसमें ऑप्शन 2 नहीं होता तो हमें आगे दोनों पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं थी, उसका आंसर ये हो जाता। तीसरा कहता है राज्यों की विधान परिषद, मतलब कि विधान परिषद का सदस्य तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता, इसमें ये ऑप्शन गलत है। तो जिस ऑप्शन में ऑप्शन 3 होगा वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस हिसाब से हमको बिना चौथा ऑप्शन पढ़े हमें आंसर मिल गया 1, 2 and 4। फिर भी एक बार देख लेते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो 1, 2 and 4 जो है आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं जल्दी से। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत के राष्ट्रपति को शक्तियां निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये देखते हैं। इसमें भी ऐसे ही, पहला तो संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। अगला ऑप्शन पढ़ते थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केवल अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। इसमें भी ऐसे लिखा है, इसमें से एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, तो आंसर में हम ऐसे लिख देते हैं। पहला तो ऑप्शन ए हो गया 1, 2, ऑप्शन बी हो गया 2, 3, ऑप्शन सी हो गया 1, 2 and 4, ऑप्शन डी हो गया 4, तो इसमें है ही नहीं भाई। तो 1, 2 and 3 और ऑप्शन 4 हो गया 1 and 3। तो अब हम लोग पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि कौन सा सही है। तो पहला क्या करता है, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। एक मिनट, हम बस अभी बिना नॉलेज के बेस पे इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कोई क्वेश्चन बिना पता किए भी कैसे सॉल्व किया जा सकता है, फिर उसको हम सॉल्व करने के बाद एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से। दूसरा क्या करता है, कार्यकारी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केवल अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन कहता है कि संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पास होता है। ये 3 ऑप्शन है। इसमें से हम एक चीज ध्यान करेंगे कि यूपीएससी एग्जाम में जहां कहीं भी जो एक्स्ट्रा एक्सट्रीमिस्ट शब्द आएगा, जैसे कि केवल, सिर्फ, सारे के सारे, ये सब जो शब्द आते हैं ना किसी ऑप्शन में, ये सारे ऑप्शन जनरली गलत होते हैं। कहता है कि कार्यकारी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केवल अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा। मतलब केवल यहाँ है, मतलब राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग तभी कर सकता है जब उसके अधीनस्थ अधिकारी उसको बोले कि आपको ऐसा करना है। अपने मन से राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। तो हमने पढ़ा था, क्षमादान की शक्ति पढ़ी थी, बहुत कुछ पढ़े थे। राष्ट्रपति के पास अपनी कुछ विवेकाधिकार शक्ति भी है जिसका प्रयोग अपने स्वविवेक पे कर सकता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हमको गलत लग रहा है, ऑप्शन 2। तो जिस आंसर में ऑप्शन 2 होगा वो वाला क्या हो जाएगा, गलत हो गया। इस हिसाब से ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और हमारा आंसर निकल गया 1 and 3। तो क्या बिना हम सवाल पढ़े ना हम अपने आंसर पे पहुंच गए, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हम बस एक ऑप्शन को एलिमिनेट किए और हम आंसर पे पहुंच गए। तो यूपीएससी में ना जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पास नॉलेज ही हो, आपके पास ना प्रश्न सॉल्व करने का स्किल होना चाहिए। जिसने प्रश्न सॉल्व करने की स्किल डेवलप कर ली उसका यूपीएससी एग्जाम बड़े आसानी से क्लियर हो जाता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ये दोनों सही है। सन की रक्षा बलों का सर्वोच्च राष्ट्रपति के पास, भारत में पता है कि भारत सबसे प्रमुख व्यक्ति है, भारत का पहला नागरिक है, तो कोई भी रक्षा बल का सबसे प्रमुख कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। ये सब बातें भी पता है। संघ की कार्यकारी राष्ट्रीय मतलब कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति इसका प्रयोग कैसे करता है, राष्ट्रपति इसका प्रयोग करता है प्रधानमंत्री के माध्यम से या फिर अन्य मंत्रिमंडल के माध्यम से प्रयोग करता है। तो आगे देखते हैं हम, राष्ट्रपति की किस क्षमा शक्ति के तहत दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि कम की जाती है। इसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के पास 3-4 तरह की क्षमादान शक्ति होती है। एक क्षमादान होती है जिसमें सारे क्षमादान शक्ति यहाँ पे लिखा हुआ है, एक लघुकरण होता है, परिहार होता है, विलंब होता है, प्रतिलंबन होता है। मतलब कि राष्ट्रपति के पास कोई व्यक्ति आए जिसे सुप्रीम कोर्ट ने या फिर किसी कोर्ट ने सजा दे दी है, तो उस व्यक्ति का सजा राष्ट्रपति क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। और उस माफ करने में अगर किया कि किसी को उम्र कैद की सजा को पूरा माफ कर दिया तो उसका कुछ और नाम है, किसी की फांसी की सजा को माफ कर दिया तो उसका कुछ और नाम है, ऐसे अलग अलग नाम है। तो ये सारे नाम लिखे हुए, इसको जल्दी से 1 मिनट के अंदर देख लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इन सभी के बारे में बताया था कि लघुकरण में क्या होता है। लघुकरण में राष्ट्रपति के पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको दिया जाता है, जैसे कि किसी व्यक्ति को 10 साल की कठोर सजा मिली है, वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पास आता है, कहता है कि मेरी सजा माफ कर दीजिए, तो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति करता है कि उसको 10 साल की कठोर सजा के जगह पर उसको कर देता है कि जैसे लघुकरण में जैसे किसी व्यक्ति को 10 साल की कठोर सजा मिलती है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, 10 साल की कठोर सजा के बदला उसको क्या कर देता है, 10 साल की आसान सजा। अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति सजा में उसके स्वरूप में परिवर्तन कर देता है तो उसको बोलते हैं लघुकरण। मतलब 10 साल की कठोर सजा है तो राष्ट्रपति उसको माफ करके कर दिया 10 साल की आसान सजा, तो इसको बोलेंगे लघुकरण। ये सब हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ाया है। और परिहार में क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति जिसको 10 साल का कठोर सजा मिला तो उसको 10 साल को 5 साल कर देगा, लेकिन कठोर सजा को क्या करेगा, सरल सजा नहीं करेगा। मतलब इस परिहार में क्या करता है, अवधि कम कर देता है सजा का और स्वरूप कम नहीं करता। और इसमें क्या करता था, अवधि कम नहीं करता है, स्वरूप कम कर देता है। मतलब 10 साल की कठोर से 10 साल का आसान सजा, क्योंकि परिहार में क्या करता है, 10 साल की कठोर सजा से 5 साल का आसान सजा कर देता है। विलंब हो गया और प्रतिलंबन हो गया। इसे हम अगले लेक्चर में सभी में अच्छे से बताया है, पिछला वाला आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा। विलंब में क्या होता है, विलंब में होता है जैसे कि कोई व्यक्ति, कोई महिला जो गर्भाशय है उसको सजा मिल गई आज कर, उसको 10 महीने 11 महीने 9 महीने तक क्या होता है, उसे राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सजा को माफ करवा सकता है, उसे विलंबन बोलते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में सजा को रोक देना, इसलिए क्या बोलते हैं, विलंबन। प्रतिलंबन उसको बोलते हैं किसी व्यक्ति को मानो उम्र कैद की सजा मिल गई, फांसी की सजा मिल गई, वो व्यक्ति अगर मान लो कि कोई ऐसी स्थिति है जिसमें निर्दोष है, मगर सामने वाले वकील ने उसको प्रूव कर दिया कि उसने गलती करी थी, तो राष्ट्रपति उसको देता है कि तुम जल्दी से जल्दी अपनी जो क्या बोलते हैं अपनी सजा है उसको साबित करो कि तुम मतलब आप खुद को साबित करो कि तुम निर्दोष हो। इसके लिए हम तुमको 1 महीने का टाइम देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को प्रविलंबन बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हुए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पॉकेट वीटो के तहत किसी विधेयक को कितनी अवधि तक अपने पास विचार के लिए रख सकता है। हमने पढ़ा था भारत के राष्ट्रपति के पास कितनी वीटो शक्ति है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्ति होती थी। एक होता था पॉकेट वीटो, दूसरा होता था कौन सी वीटो, निलंबनकारी वीटो, तीसरा होता था अत्यंतिक वीटो। ये सभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है, आप पिछला लेक्चर जाकर के देख लीजिएगा। एक्चुअली टाइम आधा घंटे के आसपास हो गया, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति पॉकेट वीटो में क्या होता है, इसमें पॉकेट वीटो पूछा तो बस हम पॉकेट वीटो बता देते हैं। जैसे कि कोई विधेयक संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आया और राष्ट्रपति क्या करता है, उस विधेयक को ना साइन करता है ना संसद को वापस लौटाता है और अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख देता है। इस कारण क्या होता है, विधेयक नहीं बन पाता, विधेयक खत्म हो जाता। तो उस जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास अनिश्चित काल तक सुरक्षित रख ले तो उसको क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो बोलते हैं। तो अनिश्चित काल तक जो होगा इसका आंसर होगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं निलंबनकारी वीटो किसको बोलते हैं। जैसे कि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आया साइन होने के लिए, राष्ट्रपति फिर से उसको वापस संसद के पास भेज देती है कि आप पुनर्विचार करके इसे वापस काम करके मेरे पास भेजिए। अगर संसद इस पर पुनर्विचार करके बिना सुधार के भी राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को इस पर साइन करना एकदम जरूरी हो जाता है। तो उस वीटो को बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। अत्यंतिक वीटो उसको बोलते हैं जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है, राष्ट्रपति उस विधेयक को समाप्त कर देती है, विधेयक कानून नहीं बन सकता। इसमें क्या होता है, इसमें निश्चित काल तक रख लेते थे, इस राष्ट्रपति लौटा देता है और इसमें इस विधेयक को समाप्त कर देता। तो ये हो गया अनिश्चित अवधि के लिए वीटो। आज हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। उस अगले क्लास में हम लोग राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति कोई विधेयक कैसे पास करता है वो पढ़ेंगे, राष्ट्रपति कब अध्यादेश ला सकता है, सारी की सारी अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये 10 क्वेश्चन हमने आज कराए जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है, अगर पॉलिटी यूपीएससी के लिए पढ़ना है या स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ना है या खुद भी पॉलिटी के बारे में जानकारी के लिए पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।